हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने मेरा पिछला एपिसोड सुना जिसमें मैंने आपको पार्वती वैली, कसोल और मेरे खीरगंगा ट्रैक के एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि कैसे मैं उस ट्रैक में गुम हो गया था। वो ट्रैक मैं मेरे 3 और दोस्तों के साथ कर रहा था, लेकिन हमने ट्रैक में, जैसे आपको पता है कि जंगल होता है, पहाड़ होते हैं, और अगर आप एक भी रास्ता गलत ले लें तो आप एक गलत जगह पर जाकर फंस सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ खीरगंगा ट्रैक में हुआ। तो हमारे अनुभव कैसे रहे वहाँ पे, तो वो आप मेरे पिछले एपिसोड में सुन सकते हैं। और दोस्तों, आज की स्टोरी अगर मैं शुरू करता हूँ तो ये स्टोरी है एक ट्रैक की। और इस ट्रैक में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हम एक घने जंगल में गुम हो गए। हम आवाजें दे रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हेल्प हेल्प, कोई है कोई है। दोस्तों, ये कहानी है पाराशर लेक ट्रैक की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ मेरे पाराशर लेक ट्रैक की। दोस्तों, पाराशर लेक ट्रैक हिमाचल के मंडी जिले में है। दोस्तों, मंडी जिला वही है। अगर आप कभी मनाली गए हैं तो मनाली से लगभग 3-4 घंटे पहले एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है मंडी। अगर आप दिल्ली से जाते हैं या चंडीगढ़ से जाते हैं, अगर आप मनाली की बस पकड़ते हैं तो आपको मंडी के बस स्टैंड पे उतरना होगा और वहां से आप एक दूसरी बस लेके, दोस्तों मंडी से सिर्फ एक ही बस चलती है सुबह 8 बजे, जो कि आपको पाराशर लेक पर लेके जाती है। मगर दोस्तों, अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, अगर आप एक स्नो ट्रैक करने जा रहे हैं, तो बस आपको पाराशर लेक के पास नहीं छोड़ेगी। उससे पहले लगभग 9 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है बागी, BAGI। तो आपको बस वहां पे उतारेगी और वहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक रास्ता जो है वो तो जाता है कि आप सड़क मार्ग जो है, जहां से बस जाती है या कोई भी व्हीकल जाता है, आप सीधा सीधा सड़क पे चलते रहें पहाड़ों में और आप पाराशर लेक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग है फॉरेस्ट वाला रास्ता। हमने फॉरेस्ट वाला रास्ता ही चूज किया और दोस्तों, इस ट्रैक में भी हम गुम हो गए थे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ शुरू से कि कैसे मैंने ये ट्रैक प्लान किया। तो ये बात है दिसंबर 2015 की। ये साल मेरा बहुत ही शानदार जा रहा था। इस साल मैंने काफी ट्रैकिंग की थी, जिसका मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा। अब मैं इस साल का समापन भी एक ट्रैकिंग से ही करना चाहता था। अब नवंबर का महीना चल रहा था और मैं अपने दिसंबर का प्लान सेट करने में लगा था। इस बार आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर हफ्ते के बीचों बीच पड़ रहा था। उस दिन मतलब 2015 में 31 दिसंबर जो है वो वीरवार, बृहस्पतिवार को पड़ रहा था, जिससे कि मेरा आसपास 1-2 छुट्टी लेके और प्लान सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्रैक क्रिसमस पे ही कर लिया जाए, क्योंकि क्रिसमस पड़ रहा था शुक्रवार को और मेरा जो जन्मदिन है वो भी क्रिसमस के दिन पड़ता है। तो मुझे लगा कि एक अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर मैं क्रिसमस पे ये ट्रैक करने जाता हूँ, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा। तो मैंने क्रिसमस पे ही अपना ये ट्रिप सेट करने का प्लान बनाया। अब तक मैंने काफी ट्रैक ढूंढ लिए थे जो मुझे करने थे। क्योंकि मेरे पास अब 3 दिन थे, मतलब मुझे एक ऐसा ट्रैक करना था जिसमें मैं 3 दिन में जाकर वापस आ सकूं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पाराशर लेक का ट्रैक करना उचित समझा और हर बार की तरह मेरा दोस्त जीतू वो चलने को तैयार हो गया। क्योंकि जीतू हनुमानगढ़ में था। हनुमानगढ़ मेरा शहर जो राजस्थान में है और मैं उस समय दिल्ली में काम करता था।
तो हमने ऐसा निश्चय किया कि 24 दिसंबर की रात को हम दोनों अपनी अपनी जगह से चलेंगे और 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड पे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मनाली जाना है, अगर आप दिल्ली से हैं या राजस्थान से हैं या आप कहीं से भी हैं आसपास सराउंडिंग एरिया में, तो आपको चंडीगढ़ आना ही पड़ेगा मनाली जाने के लिए। तो दोस्तों, चूंकि मेरी फैमिली चंडीगढ़ ही रहती थी, तो मैंने ये सेट किया कि मैं 24 तारीख को शाम को चंडीगढ़ के लिए चला जाऊंगा, 24 की रात चंडीगढ़ रुकूंगा और 25 की सुबह जो कि क्रिसमस है और मेरा बर्थडे भी है, मैं जीतू को 8 बजे सेक्टर 43 बस अड्डे पर मिल जाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मंडी है वो मनाली से 3-4 घंटे पहले पड़ता है, तो हमें मंडी की ही बस पकड़नी थी। तो 24 को जीतू ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ पहुंच गया। तो मैं भी 24 की रात को चंडीगढ़ पहुंच गया था। मैंने घर पर जाकर अपना ट्रैकिंग का सामान पैक किया। जीतू ने तो सुबह 6 बजे ही ट्रेन छोड़ दी थी और चंडीगढ़ उतर गया था, क्योंकि चंडीगढ़ में इतनी सुबह सुबह 6 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता और सर्दियों में तो जो दिन होता है वो भी लगभग 7, सवा 7 बजे होता है। तो इसलिए मैंने जीतू को 8 बजे का टाइम दिया था। अब मैं 8 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे पे पहुंच चुका हूं और हम अब मनाली की बस देख रहे हैं, क्योंकि मनाली की बस ही जो है वो रास्ते में हमें मंडी में उतारती। क्रिसमस की छुट्टियां होने के कारण बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। वैसे तो मनाली की बस हर 20 मिनट में मिलती है। दिल्ली से मनाली जाने वाली बस भी चंडीगढ़ बस अड्डे होके ही जाती है। तो हुआ यूं कि 8 बजे वाली बस जो चंडीगढ़ से चलनी थी वो पहले ही फुल हो चुकी थी। 8:20 पर एक एसी बस आई और क्योंकि एसी बस का जो किराया होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हमने सोचा चलो अगली बस में चलेंगे। अब भीड़ इतनी ज्यादा थी 8:40 वाली बस में भी कि हमें जगह नहीं मिली। अब हमने सोचा यार ऐसे तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो क्यों ना एक काम करें, क्यों ना छोटे छोटे टुकड़ों में बस ले लें, क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद कम थी कि हमें मनाली वाली बस जल्दी से मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो टिकट काउंटर था वहाँ पे पहले से ही एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमारी ये सोच कामयाब भी हो गई। हमने सबसे पहले बिलासपुर की बस पकड़ी, फिर बिलासपुर से हम सुंदरनगर गए। हम बिलासपुर में बस से उतरे और आगे ही हमें सुंदरनगर की बस तैयार मिली। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी राज्य में पहुंच जाते हैं, किसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो आपको अंदर ही अंदर चलने वाली जो प्राइवेट बसेस हैं वो आपको मिल जाती है, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती। और ऐसे ही हमें सुंदरनगर से मनाली की बस मिल गई जो हमें मंडी उतारती। अब सब सही चल रहा था। मैंने होटल पहले ही बुक करवा लिया था। जब होटल का एड्रेस हमने बस कंडक्टर को दिखाया तो वो बोला ये होटल तो हाईवे पर ही है, आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो एड्रेस है, ये जो होटल है वो कहाँ पे पड़ता है। हमारी बस उसी एरिया से होके निकलेगी, आप बस देखते रहना कहाँ पे है, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं बस रोक दूंगा। तो दोस्तों, 2015 तक भी काफी जगह गूगल मैप पर लिस्टेड नहीं थी। अगर लिस्टेड भी थी तो वो गलत होती थी। अब हम होटल के एड्रेस वाली जगह से गुजर रहे हैं। हम बस के दरवाजे पर खड़े सभी होटल के बोर्ड देख रहे थे। तभी हमें हमारे होटल का बोर्ड दिखाई दिया और हम वहां उतर गए। होटल देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको होटल का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वहां पे अच्छा रहा था। 2015 दिसंबर में मैं इस होटल में पहली बार रुका और अब तक मैं इस होटल में लगभग 4 बार रुक चुका हूँ। हालांकि उस समय होटल नया था तो काफ़ी रिफ्रेशिंग था। अब धीरे धीरे होटल भी थोड़ा पुराना हो चला है, लेकिन फैसिलिटीज जो उसके मैनेजर हैं, ओनर हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं।
तो दोस्तों होटल का जो मैनेजर था वो काफ़ी अच्छा था। उसने हमारा क्विक चेक इन किया। कमरा भी काफ़ी बड़ा और शानदार था। फ्रंट साइड में मनाली जाने वाली रोड दिखाई दे रही थी और जब हमने पीछे बालकनी का गेट खोला तो पीछे ही बहती ब्यास नदी और बड़े बड़े पहाड़ों का सुंदर नज़ारा था। कमरे में साफ सफाई अच्छी थी, टीवी भी था। मैं मनाली पहले काफ़ी बार गया था, पर कभी ना तो मंडी उतरा और ना ही कभी मैं मंडी घूमा। जब हमने मैनेजर से मंडी शहर के बारे में और होटल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मंडी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, मगर ये हिमाचल के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है और एक बहुत पुराना भोलेनाथ का मंदिर। मंडी को शिवजी के काफी प्राचीन मंदिरों की वजह से छोटी काशी भी कहा जाता है। होटल मैनेजर ने बताया कि उनके जो प्रमुख गेस्ट होते हैं या जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं जो अपनी गाड़ियों से मनाली जा रहे होते हैं और रास्ते में लेट होने के कारण या फिर एक हाल्ट लेने के कारण, एक दिन रुकने के कारण वो मंडी में ही रुकना चाहते हैं। क्योंकि अब सर्दियां चल रही थी तो लोग ज्यादा नहीं थे और सर्दियां तो ऑफ सीजन भी होता है पहाड़ों में। तो अब शाम हो चुकी थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी। यूं तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पूरे उत्तर भारत में ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और हम तो अब पहाड़ों में थे। हमारी तो कंपी छूट रही थी क्योंकि अगले दिन सुबह हमें पाराशर लेक के ट्रैक के लिए निकलना था और ट्रैक जहां से शुरू होता है वहां तक हमें बस पर जाना था। उस गांव का नाम था बागी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले बस स्टैंड पर चलकर बस का जो टाइम है वो पता कर लिया जाए और बस चल भी रही है या नहीं। तो हम होटल से निकले और बस स्टैंड के इंक्वायरी काउंटर पर पहुंचे। हमने पूछा, बागी विलेज की बस सुबह कितने बजे है? अंदर काफी लोग बैठे थे। उनमें से एक बोला, कौन सा बागी विलेज? यहाँ 2 बागी है। मैंने बोला, जहां से पाराशर लेक का रास्ता जाता है। उसने बताया, सुबह 8 बजे एक बस है और वो एक ही बस है। हम संतुष्ट हुए कि हाँ चलो, बस का टाइम हमें पता लग गया। तो हम अब मंडी बाजार की तरफ चल पड़े। दोस्तों, मंडी शहर काफी साफ सुथरा था और मार्केट के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे शोरूम भी खुले हुए थे। तो ऐसे ही चलते चलते अब हम मंडी के पुराने शिव मंदिर भी पहुंच गए। उस मंदिर का नाम था बाबा भूतनाथ मंदिर और ये मंदिर तकरीबन 500 साल पुराना था, जो कि देखने से ही पता लग रहा था। हमने भी भोले बाबा के दर्शन किए और मुख्य मंदिर के सीधे हाथ में एक कमरा था जहाँ पे काफी बूढ़े एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने वहां पे लकड़ी से आग भी जला रखी थी। तो हमने उनको प्रणाम किया और थोड़ी देर वहीं बैठ गए क्योंकि बाहर ठंड ज्यादा थी और उन्होंने लकड़ियां जला रखी थी। अब रात हो चुकी थी। हमने खाना अपने होटल में ही खाने का निश्चय किया और आज तो मेरा जन्मदिन भी था, तो आज का खाना तो मेरी पार्टी थी। हम अपने होटल पे पहुंचे और मैनेजर को बोला कि हम खाना यहीं खाएंगे आधे घंटे तक। इस होटल का रेस्टोरेंट भी बड़ा शानदार बना हुआ था। हमने कमरे पर जाकर थोड़ी बहुत पार्टी की और उसके बाद हम रेस्टोरेंट में आ गए खाना खाने। खाना भी काफी अच्छा था। अब हम सोने की तैयारी में थे। ठंड बहुत ज्यादा थी लेकिन मजा भी बहुत आ रहा था। क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हमारे स्टे में इंक्लूड था, तो हमने होटल मैनेजर को पहले ही बोल दिया था कि 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट तैयार रखना, हमें 8 बजे की बस पकड़नी है। तो हम अगले दिन सुबह उठे, गर्मा गर्म पानी से नहाए, बड़ा फ्रेश लग रहा था। तो जब हमने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो बाहर इतनी धुंध थी, इतना फॉग था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम फटाफट सामान पैक करके रिसेप्शन पर पहुंचे और ब्रेकफास्ट का वेट करने लगे।
तो ब्रेकफास्ट तैयार करने में भी उनको थोड़ा टाइम लगा। हमें 8 बजे की बस भी पकड़नी थी और बस स्टैंड होटल से तकरीबन 10 मिनट पैदल का रास्ता था। बाहर धुंध भी काफी ज्यादा थी। मैंने और जीतू ने आधा आधा परांठा खाया और बाकी का हमने बोला कि आप इसको पैक कर दो। तो दोस्तों, होटल का जो मैनेजर था वो भी काफी हेल्पफुल था। जब उसने देखा कि हम बस अड्डे पहुंचने में शायद लेट हो जाएंगे, तो वो अपनी गाड़ी निकाल लाया और 8 बजने से सिर्फ 1 मिनट पहले ही हमें बस स्टैंड पे छोड़ दिया। हमारा एक्सपीरियंस इस होटल में बड़ा शानदार रहा, जिसका नाम था होटल श्रृंगार। हमने मैनेजर को धन्यवाद बोला और बस अड्डे के अंदर भागे कि कहीं बस निकल ना जाए। जब इंक्वायरी पे पता किया तो पता लगा बस तो अभी तक आई ही नहीं। थोड़ा इंतजार करने के बाद बस आई। उस पर पाराशर लेक लिखा था। पूछने पर पता लगा कि ये बस पाराशर लेक तक ही जाती है, मगर सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण बागी गांव तक ही जा पाती है। ये बस सुबह 8 बजे निकलकर लगभग 11:30 बजे पाराशर पहुंचती है और वहां से 1:30 बजे वापस चलकर तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मंडी पहुंच जाती है। अब हम बस में आगे आगे बैठ गए और बस भी चल पड़ी। तो बस में साउथ इंडिया से भी कुछ लड़के थे और शायद वो भी पाराशर लेक के ट्रैक पर जा रहे थे। दरअसल मुझे और जीतू दोनों को ही ज्यादा लोगों के ग्रुप में अच्छा नहीं लगता। हमें अपनी मस्ती में ही जाना अच्छा लगता है, इसलिए हमने उनसे बात शुरू नहीं की। हमारे साथ में एक अंकल बैठे थे, हमने उनसे बात शुरू की। उन्होंने बताया कि सर्दियों में पाराशर से 5-6 किलोमीटर पहले तक बर्फ पड़ जाती है और ये बस वहां तक जाती है जहां पे आगे बर्फ पड़ी होती है। अंकल ने बताया कि पाराशर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो बस जहां छोड़े वहां से सड़क के रास्ते ही बर्फ पे चलकर पाराशर पहुंच जाओ, वो आसान है, और दूसरा रास्ता है जंगल वाला, जहां पे आपको बागी गांव के ब्रिज के ऊपर उतरना होता है और एक सूखी नदी पार करके जाना होता है। दरअसल ये एक शॉर्टकट है जो कि लोकल लोग, जो कि स्थानीय लोग हैं, वो इस रास्ते से पाराशर जाते हैं। जितने भी पाराशर ऋषि के भक्त हैं, मतलब काफी लोग जो हैं जो कि मंदिर में ऊपर दर्शन करने भी जाते हैं, तो वो सुबह जाकर इस रास्ते से शाम को वापस भी आ जाते हैं। अब मैं और जीतू बातें करने लगे कि कहां से जाएंगे। बस में साथ बैठे लड़के काफी शोर कर रहे थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, देखते हैं ये लोग कहां जाते हैं। ये जहां से भी जाएंगे हम उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से जाएंगे, नहीं तो ये रास्ते में बोल बोल कर हमें पका देंगे। इतने में ही कंडक्टर आया। क्योंकि हम सबसे आगे बैठे थे तो सबसे पहले वो हमारे पास ही आया। तो हमने उसको बोला कि हम आपको 2 मिनट में बताते हैं कि हमें कहाँ उतरना है, इतने आप बाकी लोगों से टिकट ले लो। कंडक्टर टिकट काट के वापस हमारे पास आया और बोला, हाँ भाई कहाँ जाओगे। हमने पूछा कि वो जो पीछे ग्रुप बैठा है वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कंडक्टर बोला वो तो लास्ट तक जाएंगे, उनको पाराशर जाना है। हमने कहा पाराशर तो हमें भी जाना है, बस आप एक काम करना, आप हमें नीचे वाले रास्ते पे उतार देना, हम जंगल वाले रास्ते से होके जाएंगे। कंडक्टर बोला जंगल वाले रास्ते से, पर क्यों, पहले कभी गए हो। हमने कहा हम गए तो नहीं, पर हमें ट्रैकिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो कोई बात नहीं। फिर कंडक्टर ने बताया कि 2-3 महीने पहले दिल्ली से एक लड़का लड़की आए थे और वो भी इस जंगल वाले रास्ते से ही गए थे। इस रास्ते में कहीं भी रास्ता नहीं लिखा, मतलब कोई साइन बोर्ड वहां पे नहीं लगा कि पाराशर लेक का रास्ता कहाँ से जाता है, और वो लड़का लड़की जंगल में खो गए। जब 2 दिन तक घर वालों ने उनसे फोन पे बात नहीं की तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। तो मंडी पुलिस स्टेशन पे जब रिपोर्ट आई कि एक लड़का लड़की पाराशर लेक के लिए निकले थे लेकिन अब तक उनसे बात नहीं हो पाई है, तो पुलिस ने चेक किया आसपास।
फिर गांव के लोगों ने उन्हें जंगल से ढूंढा, वो भी 3-4 दिन बाद। भूखे प्यासे थे वो लोग। कंडक्टर बोला, देख लो तुम्हें क्या करना है, रास्ते में खाने पीने का भी कुछ नहीं होता, और अगर गुम गए तो तुम्हें भी दिक्कत आ सकती है। मैंने और जीतू ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें अब हमारा अगला एडवेंचर सामने दिखाई दे रहा था। हमें ऐसे एडवेंचर करने में काफी मजा भी आता है। अब हम खुश हुए और कंडक्टर को बोले, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, पर हम जंगल वाले रास्ते से ही जाएंगे। कंडक्टर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, और उसने टिकट काट दी। हमने पैसे दिए और बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगे। पाराशर लेक जाने के लिए मंडी से पुल पार करके धर्मशाला पालमपुर वाली रोड पे जब जाते हैं तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही एक छोटी सड़क राइट साइड में ऊपर की ओर जाती है। वहां पर एक बोर्ड भी लगा है, पाराशर ऋषि मंदिर। फिर वहां से रास्ता कटोला गांव से होकर बागी गांव, और फिर वही रास्ता आगे पाराशर लेक पर खत्म होता है। बस को चले लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। रास्ते में IIT मंडी का बोर्ड भी लगा देखा। हमने कटोला गांव पार किया और थोड़ी ही देर में कंडक्टर ने सीटी मारी और हमें उतार दिया। बस अब ऊपर बागी गांव के रास्ते के ऊपर चली गई। अब हमने आसपास देखा। बस ने हमें एक पुल के बिल्कुल पहले उतार दिया, एक मोड़ के ऊपर। हमारे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा चाय का ढाबा था और उसी के साथ एक वाइन शॉप थी। हमारे सामने एक सूखा और बड़ा सा नाला था जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे। ये नाला ठीक वैसा ही था जैसे 2 पहाड़ों के बीच में होता है बारिश के दिनों में, जहां से पानी बहता है। हमने सब दिशा में देख लिया लेकिन हमें कोई भी बोर्ड लगा नहीं दिखा। हमें नहीं पता था कि अब जाना कहाँ है। हमने ढाबे से पूछा, ये बस वापसी में कितने बजे जाती है? वो बोला, लगभग 2-2:30 बजे हमारे आगे से निकलती है। फिर हमने उससे पाराशर लेक जाने का रास्ता पूछा तो वो बोला, अभी बस गई है ना, आप यहाँ क्यों उतर गए? हमने बोला कि हम जंगल वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन जब ढाबे वाले ने हमें पूछा कि आप यहाँ क्यों उतर गए, बस अभी गई है ना, तो हमें इस बात का यकीन हो गया कि इस जंगल वाले रास्ते से ज्यादा लोग नहीं जाते। वो बोला कि ये रास्ता तो काफी कठिन है, रास्ता भटक गए तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास खाने पीने का सामान है। फिर उसने बताया कि ये जो सूखी नदी है आपके सामने, इस पे सीधे चलते जाओ और लगभग 15-20 मिनट सीधा चलने के बाद सीधे हाथ में आपको एक पहाड़ी पे रास्ता बना हुआ मिलेगा, बस आप वो रास्ता पकड़ लेना। अब हम उस सूखी नदी की तरफ चल पड़े। बड़े बड़े पत्थरों पर रास्ता बनाते हुए संभल कर चलना पड़ रहा था और बीच बीच में कहीं पानी भी बह रहा था, तो हम छलांगे मारते जैसे तैसे उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंच ही गए। ये एक कच्चा रास्ता था जो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, शायद आगे कोई गांव होगा। तो अब हम जिग जैग रास्ते पर चल रहे थे कि रास्ता जाता, फिर एक टर्न लेके फिर वो और ऊपर चला जाता, फिर टर्न लेके वो और ऊपर। तो अब हम जिग जैग रास्ते पर जाने के बजाय शॉर्टकट लेने लगे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद अब हमने एक शॉर्टकट लिया तो हम एक ऐसे रास्ते पर निकले जहां पे रास्ते में चढ़ाई या उतराई दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब अगर रास्ते में एक तरफ चढ़ाई होती है और एक तरफ उतराई तो हम समझ जाते हैं कि हमें चढ़ाई की तरफ जाना है, पर अब तो रास्ता बिल्कुल सीधा आ गया। अब हम फंस गए। हमने तकरीबन 5-10 मिनट वहां वेट किया कि कोई आ जाए और उससे पूछ ले, क्योंकि रास्ता भी एकदम सुनसान था। उस रास्ते पर अगले 10 मिनट तक कोई नहीं गुजरा। हमें साथ ही साथ
सामने वाले पहाड़ से कुछ आवाजें आ रही थी जिसका शोर पूरी वैली में गूंज रहा था। हमने देखा कोई सामने वाले पहाड़ पर लकड़ी काट रहा है। दरअसल जिस पहाड़ पे हम चढ़े उसके साथ वाली जो सूखी नदी थी उसके दूसरी तरफ पहाड़ पे गांव था। अब हमारे पास उस लकड़ी काटने वाले से पूछने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जीतू ने काफी चीखें मारकर उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित किया। वो दरअसल काफी दूर था। जीतू ने पूछने की काफी कोशिश की कि पाराशर, और फिर लेफ्ट राइट हाथ दिखा के कि शायद इशारों में पता लग जाए कि हाँ किस दिशा में जाना है। पर वो लकड़ी काटने वाला ऊपर की तरफ इशारा कर रहा था। हम पूछना चाहते थे कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, मगर जैसे वो इशारे में बोल रहा था कि ऊपर जाओ। इतने में ही मेरी नजर एक छोटी सी पगडंडी पर पड़ी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। अब हम समझ गए कि लोग यहाँ क्यों गुम जाते हैं। पूरे रास्ते में कहीं भी कोई निशान नहीं था। हमने वो छोटी पगडंडी दोबारा पकड़ ली जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, और आगे चलकर वो रास्ता दोबारा थोड़ा बड़ा सा हो गया। फिर हमें आखिरकार 2 लोग मिले जो कि वहां किसी गांव के होंगे। हमने पूछा, पाराशर का रास्ता यही है ना? वो बोले हाँ। फिर उन्होंने बताया कि लगभग 10 मिनट चलने के बाद राइट साइड में एक सूखा नाला आएगा छोटा सा, तो आपको ये रास्ता यहां से छोड़कर उस सूखे नाले पर चढ़ना है। जाते जाते वो दोबारा बोल के गए कि सूखे नाले का ध्यान रखना। तो दोस्तों, पहाड़ों में और उत्तर भारत में बारिश के पानी के निकलने के लिए जो रास्ता बना होता है, जो कि कुदरत ने रास्ता बनाया होता है, उसको नाला बोलते हैं। और ये नाला अस्थायी होता है, सिर्फ बारिश के टाइम में ही उसमें पानी रहता है। राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ में भी एक नाला है। कहने को तो उसे घग्गर नदी कहते हैं, और वो भी हिमाचल की इन्हीं पहाड़ियों से निकलकर चंडीगढ़ के पास हरियाणा वाले हिस्से से गुजरकर हनुमानगढ़ से निकलती है। पर साल भर में मुश्किल से 3-4 महीने ही उसमें पानी आता है, और वो भी सिर्फ मानसून टाइम में। बाकी के टाइम में लोग उसमें खेती करते हैं। अब हम चलते चले जा रहे थे। हम पहाड़ में ऐसी जगह चल रहे थे जहां सूरज की रोशनी शायद ही पूरे दिन भर में आती है। बीच बीच में रास्ते में किनारे पर बर्फ भी जमी थी। इतने में ही चलते चलते राइट हैंड साइड में जहां पे पहाड़ चल रहे थे वहां पे खाली सी जगह आई। जीतू बोला, इसी नाले की बात कर रहे थे शायद वो लोग, चलो देखते हैं। अब हम देख रहे थे कि नाला तो अगर यही है तो रास्ता किधर है। तो हमें एक जगह थोड़ा सा एक रास्ता सा दिखाई दिया। ये रास्ता ठीक वैसा ही था जैसे किसी एक जगह पर काफी लोगों के बार बार गुजरने से बन जाता है। तो हम उस रास्ते से उस नाले के ऊपर चढ़ गए। अब हम जंगल में आ चुके थे और वहां कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे ये पहचान हो सके कि हाँ यही रास्ता है। पर एक ऐसी चीज है जिसे आप रास्ता पहचान सकते हो, और वो है इंसानों द्वारा किया गया कूड़ा। हाँ दोस्तों, शायद सभी ने आज के टाइम में पर्यावरण का प्रभाव देख लिया है। आज जहां भी जाओ प्लास्टिक के ढेर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप कभी भी स्पेशली पहाड़ों में जाते हो तो कूड़ा जो है वो इधर उधर मत फैलाओ। जो भी बिस्किट के पैकेट या चिप्स के पैकेट या कोई भी खाली बोतल हो, आप उन्हें बैग में ही डाल लो, और जब भी आपको कहीं पे एक डस्टबिन दिखाई दे तो उनको वहां पे डाल दो ताकि वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। क्योंकि पहाड़ों पे ऐसी जगह पर कोई सफाई करने वाला नहीं होता जैसे अपने शहरों की गलियों में होता है। पहाड़ों पे अगर आपने कोई कूड़ा फेंक दिया तो वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि कोई हमारे जैसा कोई जिम्मेवार इंसान उसको अपने बैग में डाल के आपका कूड़ा जो कि आपने फैलाया है उसको सिर्फ पर्यावरण को देखते हुए, नेचर को देखते हुए वो कूड़ा वापस ना उठा लाए।
तो दोस्तों आज के टाइम में पार्वती वैली में, धौलाधार, मैक्लोडगंज, तो वहाँ पे काफ़ी एनजीओ चलती है जो वो कूड़ा इकट्ठा करके लाती है। अगर आप कभी जाएं, कभी आपका भी मन हो तो आप गूगल पे उनके बारे में सर्च कर सकते हैं और उनके इस कैंपेन का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो हमने एक दिशा में चिप्स और टॉफी के खाली पैकेट दिखाई दिए। हम समझ गए कि हम सही दिशा में हैं और यहाँ से पहले भी कोई गुजरा है। हमने उस रास्ते को पकड़ लिया। अब हम जंगल में से गुजर रहे थे, लेकिन वहां आगे कहाँ पे जाना है कुछ पता नहीं लग रहा था, पर हमें कहीं ना कहीं विश्वास था कि हम सही जा रहे हैं। और चलते चलते ये क्या, आगे तो रास्ता ही बंद है। हमें लगा कि शायद अब हम फंस चुके हैं। मैंने और जीतू ने ध्यान से आसपास देखा, पर हमें रास्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। अब हमें वो सब बातें याद आ गई कि जंगल के रास्ते से लोग जाने को क्यों मना कर रहे थे। क्योंकि हमें चढ़ते चढ़ते पहले ही काफी टाइम हो चुका था, तो अब हम वापस भी नहीं जाना चाहते थे। अब हम जंगल में भी थे और आसपास बड़े बड़े पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि धूप भी जंगल को पार करके नीचे तक नहीं आ रही थी। लगभग 15-20 मिनट ऐसे ही एक जगह पर बीत गए। अब हमने आवाजें मारनी शुरू की, कोई है, हेल्प हेल्प। फिर थोड़ी देर में हमने गौर किया कि ये ऐसी ही आवाज वापस लौटकर हमारी तरफ क्यों आ रही है, पर नहीं, ये आवाज तो किसी और की है। हमने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और फिर से आवाज लगाई, भाई कौन हो, कहां पे हो। थोड़ा आगे चलते ही हमें पता लगा, दरअसल एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से गिरकर वो जो रास्ता है जो कि ऊपर पाराशर झील पे जाता है, उस रास्ते में गिर गया है। तो जिससे आगे का रास्ता तो बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा था। और उस पत्थर के दूसरी तरफ 3-4 लोग भी थे और वो भी फंसे हुए दिखाई दिए, क्योंकि हम पत्थर के एक साइड में थे और वो 3-4 लोग दूसरी तरफ। अब हमें पता लग चुका था कि सिचुएशन क्या है। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार किया। अब हमें कुछ हौसला हुआ। जो दूसरी तरफ से हमारे जैसे कुछ लोग आ रहे थे, उन्होंने भी ये जानकर राहत की सांस ली कि रास्ता यही है। हमने आपस में एक दूसरे को आगे जाने का रास्ता बताया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब हमारे रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ आना शुरू हो चुकी थी। थोड़ा चलने के बाद हमें एक मंदिर बना हुआ दिखाई दिया, जो कि एक झोंपड़ी स्टाइल में बना हुआ था। शायद वो वहां के क्षेत्र देवता का होगा। हमने भी अपने अपने हाथ जोड़े, थोड़ी देर वहीं आराम किया। वहां कुछ पानी की पाइप्स भी थी, शायद वो पाराशर से नीचे कहीं गांव में पानी सप्लाई करती हो। अब हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। लगभग आधा घंटा चलने के बाद एक खुला सा बड़ा सा मैदान आ गया। उस मैदान पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। वहां से थोड़े पहाड़ भी दिखाई देना शुरू हुए, क्योंकि काफी देर बाद हम जंगल से बाहर निकले थे। लेकिन हमें अब दोबारा आगे का रास्ता पता नहीं चल रहा था। हम वहां पे थोड़ी फोटोग्राफी करने लगे। इतने में ही एक 10-12 लोगों का बड़ा ग्रुप आ गया। ये सभी शायद एक ट्रैकिंग कंपनी से आए थे। उनके साथ एक गाइड भी था। हम अपने फोटोग्राफी करने में व्यस्त रहे और उनके आगे जाने का इंतजार करने लगे कि हमें भी रास्ता पता लग जाए। जैसे ही वो हमसे आगे गए, हम भी उनके पीछे पीछे हो लिए। अब घना जंगल खत्म हो चुका था। अब तो सिर्फ थोड़े बहुत पेड़ और झाड़ियां ही थी। उस गाइड ने अपने साथ आए लोगों को बताया कि ये जो बिजली की सप्लाई, ये जो लाइन जो है बिजली की सप्लाई की, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना है। हम समझ गए कि ये भी रास्ता पहचानने की एक तकनीक है। अब हम बर्फ पर चल रहे थे। क्योंकि अब धूप भी हमारे तक पहुंच रही थी,
और धूप से बर्फ भी हल्की हल्की पिघल रही थी, तो हमें थोड़ा ध्यान से चल रहे थे कि कहीं हमारा पैर ना फिसल जाए। लगभग 40-50 मिनट और चलने के बाद एक खुला मैदान फिर से आया। वहां से हमें धौलाधार पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। वो ग्राउंड एक्चुअल में काफी बड़ा था। वहां पे बैठने के लिए पत्थरों को जोड़कर एक टेम्परेरी सीट भी बनाई हुई थी। वहां पर एक बड़ी सी झोंपड़ी भी दिखाई दे रही थी। शायद ये झोंपड़ी चरवाहों की होगी। उस झोंपड़ी में कोई नहीं था और शायद सर्दियों में बर्फ होने के कारण वो चरवाहे नहीं आते होंगे। तो उस झोंपड़ी के पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा था जिसकी ढलान पर बर्फ ही बर्फ थी और वो ग्रुप उस रास्ते पर चला जा रहा था। हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि हमें रात को ऊपर ही तो रुकना था। हमने 1 घंटे वहां आराम से फोटोग्राफी की, थोड़ा बहुत नाश्ता किया, सुबह के बचे हुए जो परांठे थे ब्रेकफास्ट के वो खाए, भुजिया खाई और तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद हम दोबारा चले। अब हम उसी चढ़ाई पर चलने लगे। चूंकि हम एक बर्फ पहाड़ की ढलान पर चल रहे थे जो कि बर्फ से ढका हुआ था, तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा था क्योंकि एक पैर फिसलते ही हम नीचे की ओर चले जाते। जीतू मेरे से ज्यादा फिट था और वो हमेशा आगे आगे ही चलता रहता था और ये सही भी था क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपसे आगे चल रहा है तो आपको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, आपको नहीं रुकना है और ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। अब जब हमने वो पहाड़ पार किया तो हमें कुछ बिल्डिंग सी दिखाई दी। वो बिल्डिंग कुछ पक्का बना हुआ था, जैसे कोई घर है या क्या है, हमें ज्यादा पता नहीं लगा, लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि अब पाराशर आ ही गया। बस जीतू शॉर्टकट लेकर सीधा उस पहाड़ पर चढ़ गया जहां पे ऊपर वो घर दिखाई दे रहा था। मेरे पैरों में थोड़ी थकान हो चुकी थी। मैं पगडंडी से चलता हुआ धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। ये पाराशर लेक से 100 मीटर पहले बना एक PWD गेस्ट हाउस था। ये विश्राम गृह वैसे तो सरकारी विभागीय लोगों के लिए रहने के लिए बनाया जाता है, परंतु अगर कोई आने वाला ना हो तो अपने जैसे आम नागरिक भी इसमें ठहर सकते हैं। जैसे ये PWD रेस्ट हाउस था, वैसे ही वहां पर एक फॉरेस्ट वालों का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बना हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी जाते हैं पाराशर लेक पे या हिमाचल में कोई भी ट्रैक करने जाते हैं, पूरे हिमाचल में आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपको सस्ते में रहना है तो आप वहां पे देखिए कि क्या वहां पे कोई PWD या फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। ये आपको जानकारी गूगल पे मिल जाएगी। फिर आपको सिर्फ एक फोन करना है उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में। जैसे ये पाराशर लेक में था जो कि मंडी जिले में पड़ता है, तो हमने गूगल में डाला मंडी PWD ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर, तो हमें एक नंबर मिल गया था। तो दोस्तों, ऐसे आप फोन पे बात करके उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम इस तारीख को वहां पे रुकना चाहते हैं, तो वो अवेलेबिलिटी देखकर जैसे भी होगा आपको बता देंगे। दोस्तों, मैंने एक ब्लॉग में PWD रेस्ट हाउस और उसके रख रखाव करने वाले के बारे में पढ़ा हुआ था। उस ब्लॉग में केयर टेकर का नंबर भी दिया हुआ था जो मैंने मोबाइल में सेव कर लिया था। अब हम उस रेस्ट हाउस के गेट पे पहुंचे। वहां एक आदमी था जो कि 3-4 लड़कों के ग्रुप को रूम देने से मना कर रहा था। क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियां भी थी तो शायद ज्यादा लोग आए हुए थे। हम एक साइड में खड़े हो गए। जब वो लड़के चले गए तो मैं अंदर गया और ब्लॉग में जो केयर टेकर का नाम लिखा हुआ था वो नाम लेकर बोला कि मुझे इनसे मिलना है। तो वो बोला कि मैं ही हूं, बताओ क्या काम है। मैंने बताया कि हम 2 लड़के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और हम उस ब्लॉगर ग्रुप के मेंबर हैं। मैंने ब्लॉगर ग्रुप के एडमिन का नाम लेकर बोला कि उसी ने मुझे आपका नाम और नंबर दिया और बोला कि आप सब इंतजाम कर दोगे।
दोस्तों मैं रियल में उस समय 2015 में उस पर्टिकुलर ब्लॉगर ग्रुप का सदस्य था और उसकी मीटिंग्स में भी काफ़ी बार मैं जाता रहता था। तो केयरटेकर बोला, सर आपको कैसे मना कर सकते हैं, मेरे पास एक कमरा तो है लेकिन अभी पाइप में पानी नहीं आ रहा है, ठंड के कारण पाइप में पानी जम जाता है, तो हमने टॉयलेट बंद कर रखे हैं, मैं सिर्फ आपको रूम दे सकता हूँ और खाने पीने का इंतजाम भी हम कर देंगे। मुझे सही लगा क्योंकि हमें नहाना तो वैसे भी नहीं था क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, और बाकी टॉयलेट वगैरह तो कहीं भी बाहर जाकर कर लेंगे। मैंने जीतू से पूछा और हमने वो कमरा ले लिया। दोस्तों रूम बहुत बड़ा था और बड़ा ही शानदार था। रूम में डबल बेड, कुर्सी, टेबल सब कुछ लगा हुआ था और खिड़कियां खोलने पर बाहर पहाड़ों के नज़ारे भी क्या शानदार थे। हमने थोड़ी देर वहां आराम किया। अब सनसेट का टाइम भी हो गया था। मैंने कहा थोड़ी देर में रात हो जाएगी, क्यों ना पाराशर लेक पर चल के आ जाएं एक बार। हम रेस्ट हाउस से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा क्या खूबसूरत था। सनसेट के समय सूरज की रोशनी पहाड़ों पर अलग ही सोने जैसा रंग बिखेर देती है और वो पहाड़ों का दृश्य मुझे अभी भी याद है। मैंने इससे अच्छा सनसेट पहले कभी नहीं देखा था। मैंने थोड़ी देर वहां पे फोटोग्राफी की। फिर हम आगे उसी रास्ते पर चलते गए जो कि पाराशर लेक की तरफ जाता था। उसी रास्ते पर आगे एक मारुति कार भी खड़ी थी। हम समझ गए कि यहाँ तक गाड़ियां आती है और बर्फ गिरने के कारण दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये रास्ता बंद हो जाता है। 100 मीटर चलकर हमें पाराशर मंदिर का बोर्ड लगा दिखाई दिया। हम उस छोटे से पहाड़ के ऊपर चढ़े तो अब पाराशर मंदिर हमारे सामने था। सामने पाराशर झील थी जो कि एक अंडाकार शेप में थी। उसके बीच में जमीन का एक छोटा सा गोल टुकड़ा था जो कि धीरे धीरे पूरी झील में घूमता रहता था। झील के बिल्कुल लेफ्ट साइड में पुराना हिमाचली स्टाइल में एक मंदिर बना हुआ था और मंदिर से थोड़ा सा पहले एक छोटा सा ढाबा भी दिखाई दे रहा था। ये सब 100 फीट के जो छोटे छोटे पहाड़ थे उनसे घिरा हुआ था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से आप देख रहे हो, आप एक 100 मीटर ऊंचे पहाड़ पे चढ़े हो और आपके सामने एक सराउंडिंग एरिया, एक एरिया है जो कि 100 मीटर पहाड़ से घिरा हुआ है। अगर आप उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो नीचे क्योंकि रास्ता पूरा गोल है, वो बंद है पहाड़ों से, तो नीचे एक जगह पानी रुका हुआ था जो कि पाराशर झील थी और उसके लेफ्ट साइड में एक मंदिर था और वहीं पे एक ढाबा था। तो दोस्तों अगर आपको ये सब फोटोज भी आपको देखनी है या आपको कोई भी डिटेल देखनी है, अगर आपको कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरी फोटोज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप सर्च करेंगे RK डिस्कवरिंग इंडिया, मैं रिपीट करता हूँ RK रमन कुमार, इन शॉर्ट RK डिस्कवरिंग इंडिया, तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा और वहां पे मैंने पाराशर लेक की इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से दी है और फोटोज भी डाली हुई है। तो अब रात होने वाली थी। सबसे पहले ढाबा आया। हमने सुबह से चाय नहीं पी थी और ठंड भी इतनी थी। सबसे पहले तो हमने चाय पी। वो ढाबे वाले का कुछ राजस्थानी कनेक्शन भी था। जीतू उससे कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहा था। ढाबे वाले ने बताया कि वो ढाबा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खोलता है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है। डिनर में सिर्फ राजमा चावल ही मिलते हैं। दोस्तों हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में राजमा की खेती काफी अच्छी होती है और पहाड़ों के राजमा चावल की तो बात ही कुछ और होती है। पर हम आज का खाना रेस्ट हाउस में ही खाने वाले थे क्योंकि हमने उसे पहले ही बोल दिया था। तो हमने सिर्फ चाय पी और फिर हम मंदिर की तरफ गए। मंदिर में 2 परिसर बने हुए थे। एक परिसर में तो मुख्य मंदिर था और एक में एक सराय थी, धर्मशाला थी जहां पर रहने की सुविधा थी। तो दोस्तों आप
उस धर्मशाला में भी रह सकते हैं, वो सिर्फ बहुत एक नॉमिनल जो आपको वो ब्लैंकेट देंगे या नीचे बिछाने के लिए कुछ देंगे, उसका कोई वो 50-100 रुपये 150 रुपये जैसा भी होगा वो चार्ज करेंगे। क्योंकि मैं 2015 में गया था, उस समय उन्होंने कुछ शायद 30 रुपये बताए थे, और अब मैं ये कहानी 2020 में आपको सुना रहा हूँ तो शायद अभी तक 100 रुपये हो गए होंगे। और अगर आप कभी फ्यूचर में जाएं तो महंगाई के साथ ये सब बढ़ते रहते हैं। हमने मंदिर में पाराशर ऋषि के दर्शन किए। इस झील का नाम भी पाराशर लेक इसलिए ही पड़ा था क्योंकि यहाँ पर पाराशर ऋषि ने तपस्या की थी। हिमाचल के ये पहाड़ कितने शांत, कितने खूबसूरत और शहरों की भागम भाग से दूर, प्रदूषण से दूर। हमने देखा कि मंदिर के पुजारी झील से ही पीने का पानी और खाना बनाने के लिए बाल्टी में पानी भरकर ला रहे थे। झील के चारों तरफ तारबंदी भी की हुई थी ताकि कोई इसके नजदीक ना जा पाए या झील को गंदा ना करे। अब हमें बड़ी खतरनाक भूख लग रही थी। हमने सुबह से कुछ अच्छा नहीं खाया था। हम वापस रेस्ट हाउस पहुंचे। रेस्ट हाउस में किचन में गए तो देखा कि केयर टेकर बर्फ को पिघलाकर हमारे पीने के पानी और खाने के लिए पानी का इंतजाम कर रहा था। हमने बढ़िया दाल, चावल, चपाती, सलाद खाया। और दोस्तों, ऐसी जगह पर आकर अगर आपको ऐसा बढ़िया खाना मिल जाए तो क्या ही बात। अब हम कमरे में गए। आज पूरे दिन की खींची गई हमने फोटोज देखी। सबसे पहले हम काफी आरामदायक महसूस कर रहे थे। हमने निश्चय किया कि हम सुबह एक बार और लेक पे जाएंगे। वहाँ पे ढाबे पर मैगी खाएंगे जो कि हमारा ब्रेकफास्ट होगा, और फिर हम उतराई शुरू कर देंगे। रात को अच्छी खासी ठंड थी। हालांकि हमने रजाई ओढ़ रखी थी, लेकिन फिर भी पैर काफी ठंडे थे। मैंने अपनी गर्म जुराब जो थी वो बैग से निकाली और वो पहनी। उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा आराम आया और मुझे अच्छी नींद आई। अगली सुबह सबसे पहले मेरी नींद खुली। दोस्तों, मैं जहां भी घूमने जाता हूं मैं कोशिश यही करता हूं कि सुबह जल्दी उठ जाऊं। सुबह की फ्रेशनेस आपको अलग ही एहसास कराती है, और ठंड के अंदर सूरज या सनराइज देर से ही होता है। तो अब मैं उठ के बाहर निकला। सनराइज होने ही वाला था। मैं अपने कैमरे से थोड़ी फोटोग्राफी करने लगा और इतने में ही सनराइज हो गया। मैंने वापस रूम में जाकर जीतू को उठाया और सबसे पहले तो हमने अपना सामान पैक किया, क्योंकि हमें दोपहर 2 बजे तक नीचे गांव में पहुंचकर मंडी की बस पकड़नी थी और जीतू को मंडी पहुंचकर चंडीगढ़ जाना था और वहां से हनुमानगढ़ की ट्रेन पकड़नी थी। और मुझे भी दिल्ली जाना था क्योंकि कल हम दोनों को ही अपने अपने ऑफिस जाना था। अब हमारा वीकेंड जो था या हॉलीडेज थी वो खत्म होने को थी। तो अब हम दोबारा लेक के पास गए। ढाबे वाला अभी खुला नहीं था। अब हम झील के सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा था, हमने सोचा चलो उस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। जब वापस आएंगे तो वो ढाबा खुल जाएगा। जब हम ढाबे और मंदिर को पार करके आगे पहुंचे और मंदिर के पीछे हमें दिखाई देने लगा, तो हमने देखा कुछ टेंट वहां पर लगे हैं। ये शायद उन्हीं लोगों का होगा जो कल हमें रास्ते में मिले थे। वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ था, पर उस पे ताला लगा था। शायद पानी ना होने के कारण उसको बंद किया हुआ था। अब हम उस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए और ऊपर से नजारा क्या खूबसूरत था। उस पहाड़ से 360 डिग्री का व्यू था। चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। धौलाधार के पहाड़, मनाली के पीछे के पहाड़, किन्नौर के पहाड़, इधर मंडी के पहाड़। हमें काफी अच्छा लगा। और ऊपर से जो पाराशर लेक और मंदिर का व्यू था वो भी काफी अच्छा आ रहा था। दोस्तों, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने YouTube चैनल RK डिस्कवरिंग इंडिया, दोस्तों मेरे
सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम RK डिस्कवरिंग इंडिया ही है। अगर आप YouTube पे जाके अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पाराशर लेक की एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको दिल्ली से कैसे आना है, कितने दिन की आपको छुट्टियाँ लेनी हैं और कहाँ कहाँ आप रह सकते हो। तो अब हम नीचे आए, इतने में ढाबा खुल चुका था। हमने वहाँ मैगी खाई, चाय पी। दोस्तों, ठंड में गर्मा गर्म मैगी खा के क्या अलग ही स्वाद आता है। अगर आप भी कभी पहाड़ों में जाकर मैगी खाई होगी अगर आपने, तो आपको भी पता होगा। तो अब हम वापस रेस्ट हाउस में पहुंचे और अपना अपना सामान उठाया और अब हम शॉर्टकट वाले रास्ते से नीचे उतरने लगे। दोस्तों, कल हमने एक बार तो सोचा था कि अब हम शॉर्टकट वाले रास्ते से ना उतरकर दूसरा जो रोड वाला रास्ता है वहां से जाएंगे ताकि हमें दोनों रास्तों का पता लग जाए। पर चूंकि अब हमें चलने में देर हो रही थी, हमको लगा कि शायद अगर सड़क वाले रास्ते से गए और बस निकल गई तो हमने निश्चय किया कि अब हम शॉर्टकट से ही नीचे उतरेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। हम तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर पाराशर लेक, हमारे जो गेस्ट हाउस था, वहां से नीचे उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बस ने हमें उतारा था। हम 2:30 बजे तक बस का वेट करते रहे। कुछ और सवारियां भी वहां खड़ी थी। इतने में ही पता लगा कि बस का टायर पंचर हो गया और वो ऊपर ही खड़ी है और वो बस शायद शाम से पहले वहां से नहीं निकलेगी। अब हमने हिच हाइकिंग करने का निश्चय किया। हम मंडी बस स्टैंड पहुंचे, पर मनाली से आने वाली हर बस भरी हुई थी। जीतू को लेट हो रहा था। वो बोला, मैं इस भरी हुई बस में ही खड़ा होकर चंडीगढ़ तक चला जाता हूँ क्योंकि आगे मुझे ट्रेन भी पकड़नी है और मुझे भी दिल्ली जाना था। तो मैं भी अपनी दिल्ली वाली बस का वेट करने लगा। तो दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी जो बस की बुकिंग्स है वो मैं पहले करवा लेता हूँ, लेकिन हमें इस बार अपने प्लान का थोड़ा सा कंफर्म नहीं था कि क्या हम पाराशर लेक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने भी अपने बस की टिकट बुक नहीं करवाई थी और पिछले 2 दिन से हमारे पास मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। नहीं तो मैं अपनी बस की टिकट पहले ही बुक करवा लेता, क्योंकि संडे को काफ़ी लोग ट्रैवल करने आते हैं नीचे चंडीगढ़ से, दिल्ली से, और संडे को सभी लोग वापस अपने शहरों में जाते हैं, तो बस में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली मुझे एक बस मिली जो कि मनाली से हरिद्वार जा रही थी और वो चंडीगढ़ होके जाने वाली थी। मैंने वो बस पकड़ी, वहाँ से चंडीगढ़ उतरा और चंडीगढ़ से दूसरी बस पकड़ के मैं वापस दिल्ली पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपने ये पूरी स्टोरी सुनी है तो प्लीज़ मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है RK डिस्कवरिंग इंडिया। दोस्तों, मैं आपको मेरा थोड़े बारे में बता भी देता हूँ अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मैं यूरोप के 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ और वो भी बजट बैकपैकिंग। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने हर तरीके की अच्छी फ़ोटोज़, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन कि आप इंडिया में या यूरोप में या साउथ ईस्ट एशिया में कैसे बजट बैकपैकिंग कर सकते हैं, ये सब डिटेल मेरे इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले सर्च कीजिए RK डिस्कवरिंग इंडिया। वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उसको फॉलो कीजिए और सबसे पहले मुझे मैसेज कीजिए कि हाँ, आपने मुझे फॉलो कर लिया है और आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली स्टोरीज़ के अंदर आपको कुछ मैं नया दे पाऊँ। मैं अभी काफ़ी कुछ इसमें नया और काफ़ी अच्छा करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आगे वाले एपिसोड्स में कुछ आपको नया देखने को मिलेगा मेरी स्टोरीज में। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।